सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम के ऊपर, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कूलाम के नियम को सदिश रूप में कैसे हम निरूपित कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो कूलाम ने क्या बोला था? कूलाम के अनुसार कि अगर आपके पास में कोई भी दो बिंदु आवेश हैं इस तरीके से, और जो कि स्थिर अवस्था में है, यानी ये क्या चीज़ है? एक तो ये बिंदु आवेश है, एक तो बिंदु आवेश है, साथ ही साथ क्या है? स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था मतलब ये रुके हुए हैं, गतिशील नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में हमारे, यानी बिंदु आवेश भी हैं और स्थिर अवस्था में भी हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनके बीच में जो बल लगेगा, कूलाम ने बताया था कि कुछ बिंदु ऐसे होंगे जिन पर वो निर्भर करेगा, जो बल है। हम देखेंगे कि किन चीज़ों पर वो निर्भर करने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि यदि इन बिंदु आवेशों पर ये आवेश दे रखा हो, यानी इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश दे रखा है। ठीक है, अगर इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश दे रखा है, तो जो बल होगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा? यदि मान के चलिए ये दोनों आवेश एक दूसरे से r की दूरी पर हों, r दूरी पर उपस्थित हों। ठीक है, मात्रक क्या होगा? अगर एसआई में बात करोगे, यानी कूलाम में निकालोगे अगर आप जो आवेश है उसको, तो आप इसे मीटर में ले सकते हो। सीजीएस पद्धति की बात करोगे तो सेंटीमीटर लेंगे, लेकिन हम आगे डिस्कशन करेंगे कि किस में ये वैल्यू आने वाली है। ठीक है, बेसिकली फोर्स है वो न्यूटन में ही आएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको मीटर में लेके चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट तो हो गया एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। दूसरी बात क्या होगी यहाँ पे? अगर ये दोनों बिंदु हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ये दोनों जो बिंदु हैं वो r दूरी पर स्थित हैं, तो जो लगने वाला बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आई बात? यानी इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार कि दो स्थिर, ये कैसे हैं? स्थिर अवस्था में है और बिंदु आवेश है, दो स्थिर और बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का लफड़ा क्या है यहाँ पे? देखो समझो, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा F, वो दो तरीके का बल हो सकता है। या तो अट्रैक्शन का हो सकता है, आकर्षण बल हो सकता है, या फिर प्रतिकर्षण हो सकता है। यानी वो बल दोनों बिंदु बल है, वो दोनों बिंदुओं को या तो अपने आसपास की तरफ खींचेगा, एक दूसरे की तरफ ऐसे खींचेगा, या फिर दूर की तरफ झटका देगा, दूर की तरफ एक बल लगाएगा। दो तरीके का बल हो सकता है। यानी परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं उसकी कि दो स्थिर एवं बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आई बात? इतनी सी कहानी हो सकती है इसमें। इसकी डेफिनेशन भी अभी मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है कूलाम के नियम की परिभाषा। क्या कहते हैं हमसे कि दो स्थिर या बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, सॉरी तथा नहीं आएगा यहाँ पे, या तो आकर्षण का बल रहेगा या फिर वो प्रतिकर्षण का बल रहेगा। ठीक है, एक ही तरीके का तो बल लगेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये होगा आवेश का नियम। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम कंबाइंड करें, जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखाए थे कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू ये और एफ इज प्रोपोर्शनल टू ये, अगर उन दोनों को हम कंबाइंड कर देते हैं, तो क्या हमें फॉर्मूला मिलता है, उसके ऊपर बात करते हैं।
देखिए अभी मैंने बताया था कि ऐसे करके अगर आपके पास में दो पॉइंट हैं और इसका जो आवेश है Q1 है, इसका Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर R है, तो मैंने भी आपको एक चीज़ लिखाई थी कि पहला जो पॉइंट था उसमें F प्रोपोर्शनल था, इसको बोलते हैं समानुपाती का चिन्ह। ठीक है, समानुपाती, समानुपाती का मतलब होता है सीधा सीधा जिस पर असर पड़ता है। आई होप आपको पता है। तो देखो फोर्स क्या होगा, Q1 इंटू Q2, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट क्या था कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइंड कर दूं तो क्या देखने को मिलेगा मुझे, Q1 इंटू Q2/r²। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, यानी ये वाला जो समानुपाती का चिन्ह है, जब भी हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है, जो कि एक फैक्ट बात होती है। अर्थात हमें जो फॉर्मूला यहाँ पे मिलने वाला है वो मिलेगा, अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटा देता हूँ तो यहाँ पे एक सार्वत्रिक नियतांक आ जाता है K, और ये होता है Q1 Q2/r² एज इट इज उतार देंगे। अच्छा, K की जो वैल्यू है वो भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अच्छा, K जहाँ पे जो होता है ना कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है, अगर आप बोलोगे इसकी वैल्यू, तो वो डिपेंड करती है आपके मात्रकों के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, मात्रकों के ऊपर। अगर यही हम न्यूटन के नियम की बात करते हैं तो वहाँ पर वैल्यू फिक्स होती है, वहाँ पे जो वैल्यू है फिक्स है। लेकिन यहाँ पर जो K का जो मान है वो डिपेंड करता है मात्रकों के ऊपर। क्या होता है, देखो अगर आप, वैसे तो ये कांस्टेंट है लेकिन वैल्यू पहले से फिक्स दे रखी है इसकी। ठीक है, अगर आप ऐसा यूनिट की बात करोगे तो वहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज़ है, एक नियतांक है। ये क्या चीज़ है, एक नियतांक है। अच्छा, अब अगर इसके साथ साथ अगर हम CGS में बात करें, ये तो वैल्यू है तुम्हारी SI में, अगर वहीं मैं बात करूँ इसकी वैल्यू CGS में, तो वहाँ आप सोचोगे इसकी वैल्यू केवल 1 होती है। किसमें है ये, CGS में है। इसमें है, CGS में होती है। ठीक है, ये बात समझ में आती है हमें। ओके, तो अच्छा अब इसका मात्रक क्या होगा, देखो मात्रक सिंप्लीफाई है इसका। यहाँ से अगर हम इस चीज़ों को देखो मात्रक, अगर कोई कांस्टेंट है उसका आपको मात्रक निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा फंडा होता है, आपको जितनी वैल्यू इधर दे रखी उन सबको इधर पक्षांतर कर दो, इसका मात्रक निकलेगा। आखिर ये जो दोनों वैल्यू आई हैं वो इसी की तो है। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो मुझे इसका मात्रक मिल जाएगा। तो देखो अगर मैं इसे निकालूँ तो देखो यहाँ पे बल का मात्रक होता है न्यूटन, और K को मैंने एज इट इज़ लिख रखा है, इसका मात्रक नहीं लिखा अभी, क्योंकि मात्रक क्या है हम यहीं से निकालेंगे। अब देखो R² है, या पहले लिख ही लेते हैं। तो देखो ये Q1, ये केस में लेंगे हम कूलाम में लेंगे, तो कूलाम C, और ये भी कूलाम का C। R किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, तो क्या हो गया, मीटर²। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे पूरे सेट को। तो यहाँ ये भाग दे रहा है तो यहाँ जाके क्या करेगा, गुणा, तो न्यूटन इंटू मीटर²। यहाँ ये ऊपर गुणा कर रहा है तो नीचे क्या करेगा, भाग करेगा। अच्छा, C इंटू C है तो C² हो जाएगा, C का स्क्वायर। तो ये मात्रक किसका आ गया, K का आ गया। यानी हमें यहाँ पर मात्रक क्या मिल गया इसका, न्यूटन इंटू मीटर²/कूलाम²। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगर आप SI यूनिट में K का मात्रक की बात करोगे। अगर CGS में निकालना है तो इन सारे वैल्यू की जगह आपको CGS के मात्रक रख दे रही है। जैसे हमने यहाँ पर अभी ये जो निकाला है वो SI के मात्रक निकाले। अगर आप यहाँ पे SI की जगह CGS रख दोगे तो CGS का मात्रक निकल आएगा K का। जैसे यहाँ पे वो क्या निकल के आएगा, उसकी एक अलग वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे 9 इंटू cm²/ESU²। लेकिन साथ में क्या होगा, कुछ यहाँ पे डिजिट भी ऐड करेंगे। ठीक है, या डिजिट ऐड मत करो, आप सिंपली CGS की वैल्यू रख दो, वैसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कूलाम का नियम कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें एक फैक्ट और है, यहाँ पर K की जो वैल्यू है, थोड़ी सी यहाँ जगह नहीं है, मैं इसे मिटा देता हूँ। K का जो मान है वो एक और रूप में दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप समझोगे यहाँ पर जो K की जो वैल्यू है ना, 1/4πε0 के रूप में और दी जाती है। K इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के रूप में आप इसे लिख सकते हो। लेकिन किस में लिख सकते हो, केवल और केवल SI यूनिट में लिख सकते हो। SI यूनिट के अंदर ही आप इसे लिख सकते हो। समझ में आती है बात। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इस K की वैल्यू को, जो हमने अभी यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव कराया था कूलाम्स लॉ में, वहाँ रखोगे। जैसे हमने भी फॉर्मूला लिखाया था कि F इज इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2/r²। अगर K की जगह आपको वैसे वैल्यू पुट कर देनी है तो क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये लिखाया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो लिखाया था ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप इसको इक्वेशन के नाम से दे लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
आपको कभी भी अगर यहाँ पर फॉर्मूले निकालने होंगे तो आप एप्सिलॉन के रूप में निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन के रूप में निकालोगे। अच्छा, एक्चुअल में एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो एक्चुअल में होता है क्या, देखो इसके बारे में आगे भी हम बात करने वाले हैं, बट इतना समझ लो कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता होती है। अच्छा, यहाँ पर जीरो लगा हुआ है, ये जो जीरो मतलब इसे नॉट बोलते हैं, नॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, ये किसकी होगी, निर्वात की होगी। ठीक है, किसकी होगी, निर्वात की होगी। अगर यहाँ पर नॉट नहीं लगा होता तो खाली सिंपल रूप से विद्युतशीलता होती है। और इस पूरे वर्ड को हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं। अगर यहाँ पर नॉट लगा हुआ है आप इसे जीरो बोल दो, अगर जीरो नहीं लगा हुआ है तो केवल और केवल आप इसे जीरो एप्सिलॉन बोल दो। लेकिन यहाँ पर जीरो लगा हुआ है तो अभी हम इसे एप्सिलॉन जीरो बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, ये भी क्या चीज़ है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका भी कुछ ना कुछ एक मान होना चाहिए। इसका मान कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अगर के यहाँ पर अब देखो, अभी जो मैंने आपको समझाया था समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती वाला फंडा, वो यहीं पे लिंक हो जाएगा। यहाँ देखो k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, k इज प्रोपोर्शनल टू 1 एप्सिलॉन नॉट। यानी k की वैल्यू अगर बढ़ी तो इसकी वैल्यू घटेगी। समझ में आई बात। यानी अगर इसका मात्रक भी यहाँ पर a है तो इधर जाकर इसका मात्रक 1/a हो जाएगा। इतना समझो, मात्रक भी चेंज हो जाते हैं, मात्रक अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मात्रक जो अभी हमने निकाला था, के का जो मात्रक अभी हमने निकाला था, क्या निकला था हमारा, न्यूटन पर मीटर, सॉरी पर क्यों इंटू था ना, क्या आएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर वहीं एप्सिलॉन की बात करोगे, अब चूंकि के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है एप्सिलॉन नॉट का, अगर ये व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। यानी के कांस्टेंट जो है वो एप्सिलॉन नॉट का अपोजिट हो जाएगा मात्रक में। ठीक है, सो अगला जो टॉपिक है वो है माध्यम में कूलम का नियम। तो देखिए, इससे पहले हमने जो कूलम का नियम पढ़ा था उसमें हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट था इसका मतलब था निर्वात में, या ऐसे समझो निर्वात की विद्युतशीलता। यानी ये जो विद्युतशीलता है वो किसके, निर्वात की। अब निर्वात का मतलब क्या होता है, देखिए निर्वात का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर कोई माध्यम ना हो। अब माध्यम क्या चीज़ है, पहले तो हम निर्वात समझ रहे थे, निर्वात समझने के लिए हमने माध्यम को बीच में लाया, और जब माध्यम की बात है तो हम ये समझ नहीं आया कि माध्यम किसे कहते हैं। तो पहले दो चीज़ों को क्लियर कर दें, एक होता है निर्वात और एक होता है माध्यम। माध्यम या आप इसको इंग्लिश में मीडियम भी कह सकते हो। मीडियम का मतलब जैसे देखो, आपने किसी व्यक्ति को देखा, ठीक है, और एक हो गया कि आपने डायरेक्टली उसको देखा। जैसे यहाँ पे आप खड़े हो, सामने एक व्यक्ति खड़ा है, आपने डायरेक्टली उस व्यक्ति को देखा। लेकिन एक तरीका है कि आपने बीच में क्या किया, कांच रख दिया और कांच के थ्रू किसी को देखा। आप खड़े हो, बीच में कांच है, कांच के थ्रू क्या कर रहे हो, आप दूसरे व्यक्ति को देख रहे हो। तो आपने किसी को जो देखा है वो इस मीडियम के थ्रू देखा। यानी जो कांच होगा ना इस कंडीशन, वो क्या होगा, एक माध्यम होगा, एक मीडियम होगा। इसका मतलब वही चीज़ हम यहाँ समझा रहे हैं कि जब विद्युतशीलता, यानी सॉरी, दो आवेशों के बीच जब हम बल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जब हम विद्युतशीलता को बात कर रहे हैं, एक निर्वात की विद्युतशीलता है, एक किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। तो निर्वात का मतलब जहाँ पे कोई माध्यम ही ना हो। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या टॉपिक लिखा है कि माध्यम में कूलम का नियम। इसका मतलब क्या है, सिंपली यहाँ पर जो फॉर्मूला, केवल फॉर्मूले का डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको बस क्या कर लेना है, यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वहाँ केवल और केवल एप्सिलॉन कर लेना है। ठीक है, यानी इसका जो फॉर्मूला बने, अब यहाँ पर ये जो फोर्स होगी वो Fm हो जाएगी, यानी किसी भी मीडियम की फोर्स हो गई। ठीक है, यानी क्या होगा ये Fm, यानी किसी माध्यम में जो निर्वात आ रहा है उस माध्यम में जो बल है वो बल क्या निकलेगा, Fm इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन दे देंगे, नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। जो भी इक्वेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही एज इट इज इक्वेशन के नाम देने, क्योंकि आगे हमको ये ड्राइव करना पड़ेगा पूरा का पूरा।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन मैंने बता दिया क्या है, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता। आप नीचे लिख देंगे कि जो एप्सिलॉन है वो किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है वो है परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता। ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। अच्छा, अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक थी निर्वात की विद्युतशीलता, दूसरी थी माध्यम में विद्युतशीलता। अब यहाँ पर हम एक नया जो टर्म है वो लेकर आ गए हैं कि सापेक्ष विद्युतशीलता। ये क्या चीज़ है? ठीक है, कुछ नहीं है, आपको बस एक छोटे से फॉर्मूले से इस चीज़ को याद कर लेना है कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, किसी भी माध्यम की यदि आप बात कर रहे हैं तो उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एप्सिलॉन आर से या फिर के से। दो चीज़ों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, ये है किसी भी, एक सेकेंड, थोड़ा मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, और ये क्या है, निर्वात। और निर्वात क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया है कि जहाँ पे कोई भी माध्यम का हम यूज़ नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है हमारा निर्वात। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। एक तरीके से क्या है, फॉर्मूला ही है। परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन में निर्वात की विद्युतशीलता, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। इसको ER या फिर K से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद करने वाली है कि जो ER या K है या परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता, कुछ भी कह लीजिए आप, ये एक विमाहीन राशि है। कैसी है? विमाहीन राशि है। ठीक है, विमाहीन राशि होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती। अब समझेंगे ऐसा क्यों। देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि जो ये भिन्न है, ये क्या चीज़ है, एक तरीके से भिन्न ही तो है, भिन्न ही तो है। ठीक है, ऊपर भी एप्सिलॉन है, नीचे भी एप्सिलॉन है। वो अलग बात है कि यहाँ पे केवल एप्सिलॉन है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, ऐसे समझो कि अगर कोई भी फॉर्मूला है, यहाँ पे x है लेट सपोज, ठीक है, और यहाँ पे क्या एक f है, एक f डैश है, दोनों ही बल हैं, दोनों ही बल हैं। मान के चलो क्या है कि ये आपका आकर्षण बल है, ये आपका प्रतिकर्षण बल है, लेकिन दोनों का जो मात्रक आएगा वो तो न्यूटन ही होगा ना। दोनों का जो मात्रक होगा, यहाँ लिख देता हूँ, न्यूटन ही होगा ना। और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट, तो क्या विमा बची? कुछ भी विमा नहीं बची। क्या कोई मात्रक बचा? कोई मात्रक नहीं बचा। यानी x क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक विमाहीन राशि हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम विमा की बात करें, वो भी निकल के आ जाएगी m0, L0 एंड T0, ऐसे करके इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, बट वो बात की बात है। ठीक है, विमा अभी नहीं समझेंगे हम, अभी आई होप आपने 11th में समझा होगा। अगर नहीं आपको आता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरी नॉलेज होगी विमा के ऊपर। ठीक है, यानी ये जो x हमारी निकली, ये कैसे निकली? विमाहीन। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी भिन्न में अगर उसका अंश समझिए, अंश ही होता है, ये हर होता है। ठीक है, अंश और हर, ये दोनों शब्द में, दोनों जगह अगर सेम ही राशि है, सेम राशि है, तो उसका मात्रक कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके मात्रक स्वयं से कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये कैसी राशि होगी? एक विमाहीन राशि होगी। ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई इस चीज की। अब एक और बात कर लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस चीज को यहां देखते हैं, तो अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो क्या मिलेगी मुझको? एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये यहाँ भाग में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा मेरे को। मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये एक रिलेशन, एक संबंध है एक परावैद्युतांक में और एक निर्वात की विद्युतशीलता में। दोनों में क्या चीज़ है? संबंध है। अगर मैं इन संबंध से
इस संबंध से याद कीजिए इक्वेशन को, जिसमें हमने सबसे पहले फॉर्मूला इससे पहले वाले टॉपिक में समझा था, किसी भी माध्यम में जो बल होगा कूलाम के नियम से वो क्या आएगा, वो फॉर्मूला हमने निकाला था। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था एफ एम करके, वो था 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में r²। और उस फॉर्मूले को हमने क्या इक्वेशन नाम दिया था, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ, यानी आप क्या लिखोगे, जैसे अभी आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ तक लिखना है, फिर इसके ऊपर लिखना है आपको कि एप्सिलॉन का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, एप्सिलॉन ये जो निकला है हमारा, इस एप्सिलॉन का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एप्सिलॉन की जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट, तो बस एज इट इज हमको क्या कर देना, पुट कर देना है। तो ये हमारा न्यू फॉर्मूला बन जाएगा और इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ठीक है, समझ में ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो बल निकलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा बल होगा, यहाँ पे हमको मिलेगा, हम लिख सकते हैं कि ये जो बल है माध्यम में बल है, जहां पर हमने क्या किया है, उस माध्यम की विद्युतशीलता की बजाय हमने एक परावैद्युतांक लिया है और निर्वात की विद्युतशीलता ली है। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी क्या है, माध्यम में ही बल है। आप लिख सकते हो कि ये किसी माध्यम में बल का एक और सूत्र है, एक और सूत्र है। अब डिफरेंस समझना है आपको कि अगर न्यूमेरिकल में कहीं बात कर दी जाए, अगर आपको 2 टर्म एंड कंडीशन दे दी जाए तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे। अगर मान के चलो कि आपको इस फॉर्मूले में हम क्या करते थे, किसी भी माध्यम में जब हम बल की बात कर रहे थे तो हम इसमें इसकी जगह क्या रखते थे, केवल और केवल एप्सिलॉन को रख देते थे। अगर आपको एप्सिलॉन इसकी वैल्यू दी गई है तो आप डायरेक्ट उसे पुट कर दो, आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी है और पूछा है कि इस माध्यम में ये जो बल है इसका मान निकालो, तो आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है आपको पता है क्या होती है। आप क्या करोगे, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू उस न्यूमेरिकल में दे रखी है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे और एप्सिलॉन नॉट की गुणा कर दोगे और पूरे इक्वेशन से आप जो है उसमें लगने वाले बल, किसी माध्यम में जो बल है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये होगा फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, एक आपको याद होगा कूलाम के नियम से हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाला था। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। इसके बाद आपको लिखना है, अब इसको मैं मिटाया, तो अब जो मैं लिखूंगा आपको इस लाइन के बाद में लिखना है। नोट्स अपने आप बनाते चलिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना आए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे उसके क्या लिखेंगे, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 3। क्यों, क्योंकि हमको एक और संबंध निकालना है बलों के बीच में। आखिर जो हमारा कूलाम के नियम में जो बल है और जहाँ पे जो हमने माध्यम के थ्रू जो बल निकाला है अभी, उसमें क्या संबंध है। तो देखिए समीकरण 1 से हम बात करेंगे, ऐसे करके बैरो करते हैं, इसके नीचे लिखेंगे हम कि समीकरण 1 से हमें क्या फॉर्मूला मिला था, एफ का 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। ठीक है, और अभी जो समीकरण 3 में फॉर्मूला मिला था वो मिला था 1/4 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। अच्छा, Q1 Q2 r², ये यहाँ पे क्यों चेंज नहीं हो रहा है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक ही चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि Q1 आवेश ये है और Q2 आवेश ये है और इनके बीच की जो दूरी है वो r है। हम इसी सिस्टम को, इसी निकाय को लेकर चल रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं। हम चेंजेस कर भी रहे हैं तो केवल एप्सिलॉन नॉट यानी उनकी विद्युतशीलता में चेंजेस कर रहे हैं, चाहे हम निर्वात की ले लें चाहे हम किसी माध्यम की ले लें। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि इन दोनों के एक संबंध से क्या मिलता है, हमको परावैद्युतांक मिल जाता है। ठीक है, तो हम बस क्या करें, इन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इनसे काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। देखिए Q1 Q2 r², ये तो कैंसिल आउट है ही है। 1/4 पूरा कैंसिल आउट है। यानी अगर आप यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालते हो आगे की तरफ तो क्या मिलेगा, F/Fm, कैमरे में दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, F/Fm इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए ऊपर मिलेगा 1/4
एप्सिलॉन नॉट, नीचे मिलेगा एप्सिलॉन आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अब आपको मिलेगा क्या, एफ अपॉन में एफ एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। इसको हम क्या बोलते हैं, के भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपको किसी माध्यम में बल का निकालना हो, ठीक है, किसी भी माध्यम में क्या निकालना है, बल का मान निकालना है, और आपको क्या दे रखा है, परावैद्युतांक दे रखा है और निर्वात में बल का मान दे रखा है, तो इस फॉर्मूले से आप एफ एम का वैल्यू निकाल सकते हो। या तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो, या करके एक तरीके से और लिख लो एफ एम की पॉइंट ऑफ व्यू में। तो एफ एम इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो एफ अपॉन में क्या होगा, एप्सिलॉन आर या फिर के, ठीक है, या तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, आप किसी एक तरीके से को याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ इसके नोट पॉइंट्स भी हैं, उनको मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं कुछ नोट पॉइंट्स भी आपको नोट डाउन करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखाते जा रहा हूँ। देखो, पहली चीज़ है कि निर्वात या कह लीजिए वायु, निर्वात को ही हम वायु भी कहते हैं। तो निर्वात या वायु के लिए जो परावैद्युतांक होता है, ई आर होता है, उसका मान ई आर कह लीजिए, के से रिप्रेजेंट कर लीजिए, इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि चालकों को हम धातुएं भी कहते हैं, धातुओं के लिए जो ई आर है यानी परावैद्युतांक है, उसका जो मान होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है, इसको अनंत का सिंबल कहते हैं, ठीक है। इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो है कि कूलाम का जो नियम अभी हमने पढ़ा है वो परमाण्विक दूरियों से अधिक लंबी दूरियों के लिए ही लागू होगा, से अधिक लंबी दूरियों के लिए ही लागू होता है। तो ये 3 पॉइंट थे बेसिकली, ये नोट पॉइंट है, इनको आप अपने फेयर में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बाकायदा लिख सकते हो और आपके डाउट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ।